हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम संसद के संबंध में जो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक दिया गया है, उसमें क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में जानेंगे। इससे क्या होगा, क्लास का उद्देश्य यह है, जो हम पीछे पढ़ाए हैं संसद के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या अन्य चीज़ें, उनमें से कुछ चीज़ें अगर छूट गई होंगी, तो इन अनुच्छेद के माध्यम से हम उसको कवर कर लेंगे और आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक क्या-क्या है। सर्वप्रथम अनुच्छेद 79, ये सब अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। संसद का गठन हम बताए थे 3 चीज़ों से मिलकर होता है। एक राष्ट्रपति होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो ये अनुच्छेद 79 में दिया गया है। 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 82 में कहा गया है प्रत्येक जनगणना के पश्चात 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है, तो पश्चात पुनः समायोजन, यानी जो सीटें हैं उनका पुनः समायोजन करने के लिए बताया गया है, क्योंकि हर जनगणना में कहीं कहीं की जनसंख्या बढ़ जाती है, कहीं घट जाती है। उस तरीके से पुनः समायोजन किया जाए सीटों का। तो यह अनुच्छेद 82 के तहत है। अनुच्छेद 83 में क्या है? अवधि, सदनों की अवधि। जैसे राज्यसभा कभी नहीं विघटित होती, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, लेकिन लोकसभा का विघटन होता है। की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है, लेकिन अगर उसके पहले भी बहुमत खो दे सरकार, तो अपना एक सदन का विघटन हो जाएगा। तो यह सदन मतलब अनुच्छेद 83 के तहत है। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्य की अर्हता क्या है? अर्हता के बारे में हम देखेंगे तो जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, लाभ के पद पे ना हो, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को फॉलो करे। इन सब बारे में हम लोग बताए थे, तो अनुच्छेद 84 में है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन आदि के बारे में अनुच्छेद 85 में दिया गया है। अनुच्छेद 86 में सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति सदन में अभिभाषण दे सकता है और सदन को संदेश भेज सकता है। ये अनुच्छेद 86 में है। और विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति जो करता है वह अनुच्छेद 87 के तहत करता है। फिर अनुच्छेद 88 के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के जो अधिकार दिए गए हैं। इसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 88 में कि मंत्री चाहे लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का, और वह दोनों सदनों में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, चर्चा कर सकता है, अब सदस्यों के प्रश्न का उत्तर दे सकता है, लेकिन वह जिस सदन का सदस्य है उसी में मतदान कर सकता है। अगर लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा में मतदान करेगा, राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में मतदान करेगा, यानी मतदान का अधिकार अब केवल अपने सदन में है। इसी तरीके से महान्यायवादी बैठक में भाग ले सकता है, चर्चा कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद 88 में है, यह दिया गया है। फिर आगे संसद के अधिकारी के बारे में क्या क्या कौन से पदाधिकारी हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे 89 में हम लोग पढ़े ही हैं, राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति और उपसभा के पद के बारे में है। फिर 90 में उपसभापति रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना उपसभापति के बारे में है। 91 में है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अन्य व्यक्ति की शक्ति, यानी जब सभापति नहीं है तो उपसभापति उनके रूप में जब कार्य करेगा, या कोई उपसभापति भी नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति कार्य करेगा, तो उनकी कौन कौन सी शक्ति है, ये अनुच्छेद 91 में बताया गया है। फिर आगे 92 में क्या कहा गया है, जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प
विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। यानी जब सभापति या उपसभापति हटाने की चर्चा चल रही हो, ये कब होता है? राज्यसभा में। तब वह पीठासीन नहीं रहेगा। उसके बारे में 92 में बताया गया है। अब यहाँ पे ये राज्यसभा के 89 से लेके और 92 तक ये राज्यसभा के पदाधिकारी थे, सभापति उपसभापति। 93 से लेके अब लोकसभा के बारे में बात किया गया है। कहा गया है लोकसभा का एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा। 94 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद रिक्त, पद त्याग और पद से हटाए जाने के बारे में बताया गया है। 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने में उपाध्यक्ष और अन्य व्यक्ति की शक्ति, यानी जैसे ही 91 में जो है वही 95 में है। फिर आगे 96 में क्या है? जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। वही जो 92 में है वही यहाँ पे 96 में है। आगे 97 में सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, यानी वेतन और भत्ते इन लोगों का 97 में है। और 98 संसद का सचिवालय है। संसद का सचिवालय 98 में बताया गया है। 99 में सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञा, सदस्य जब निर्वाचित होकर आते हैं तो उनका शपथ होता है, के बारे में 99 में दिया गया है। प्रोटेम स्पीकर जो होता है अस्थायी, यानी एक किसी वरिष्ठ व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और वह सदस्यों को शपथ दिलवाता है। अनुच्छेद 100 में क्या है? इसमें सदनों में मतदान, ये ऐसे पूछा जाता है, मतदान जो होता है वो अनुच्छेद 100 के तहत होता है। रिक्तियों हेतु हुए सदनों में कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, जो गणपूर्ति होती है कितनी होनी चाहिए? 1/10, कोरम 1/10 होना चाहिए कुल सदस्य। तो ये अनुच्छेद 100 के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। एक सदनों में जो मतदान की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 100 के तहत होती है। और गणपूर्ति 1/10। इसमें यह भी पूछा गया है कि जब बराबर मतदान होगा, टाई हो जाए, तब निर्णायक मत जो देता है वो लोकसभा का अध्यक्ष देगा। तो लोकसभा में यह भी अनुच्छेद 100 के अंतर्गत आता है। फिर आगे 101 स्थानों की रिक्ति। स्थानों की रिक्ति का मतलब यह है कि कोई सदस्य का पद रिक्त हो जाना। कैसे रिक्त? जैसे इसमें इसी के तहत एक गजिंदर सिंह हमदर्द थे। गजिंदर सिंह हमदर्द ये राज्यसभा के सदस्य थे। यह राज्यसभा के सदस्य थे। इन्हें 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित थे बिना सूचना के। सदन चल रहा था तो 60 दिन बिना सूचना के अनुपस्थित थे, तो इनका पद रिक्त मान लिया गया, रिक्त कर दिया गया। वो अनुच्छेद 101 के तहत थे। ये पंजाब से थे और निर्दलीय जीते थे। गजिंदर सिंह हमदर्द। सन 2000 की बात है ये, सन 2000। नंबर 2 102 में जो है अनुच्छेद सदस्यता के लिए निरर्हताएं। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग सलाह देगा, अमुक व्यक्ति अयोग्य घोषित किया जाए तो राष्ट्रपति सदस्य को अयोग्य घोषित करते हैं। फिर आगे है 103 में सदस्यों की निरर्हताओं में संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। वही फिर 104 में अनुच्छेद 99 का दिन शपथ लेने, प्रतिज्ञा करने से पहले या आहरित न होते हुए निर्धारित किए जाने पर बैठने मत देने की शक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 105 बहुत ही महत्वपूर्ण है। सदन के सदनों, यानी सदन है उनके सदस्यों की समितियों की शक्ति एवं विशेषाधिकार, यानी जो समिति बनती है उनकी, जो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, उनका सदस्य मतलब लोकसभा सदस्य सांसदों की
विशेषाधिकार की शक्तियां जो हैं अनुच्छेद 105 के तहत है। फिर अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन भत्ते हैं। 97 में किसका वेतन भत्ता था? 97 में वेतन भत्ता था लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और सभापति, उपसभापति का। फिर अनुच्छेद 107 में विधेयकों के पूर्व स्थापन पारित किए जाने के संबंध में बंद, यानी जब विधेयक पर प्रस्तुत किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों में संयुक्त बैठक, हम बताए ही थे सदनों में बैठक होती है। संयुक्त बैठक में अभी तक 3 बार हुआ है और तीन कानून पारित किया गया है। 1961 में पहले दहेज विरोधी कानून था, दहेज विरोधी कानून। फिर बैंकों से संबंधित कानून 1977 में एक बार किया गया, बैंक से संबंधित था, बैंक सेवा आयोग। फिर तीसरा जो किया गया 2002 में, यह पोटा जिसे कहते हैं, आतंकवाद निवारण संबंधित था। तो ये 3 बार संयुक्त बैठक आहूत किया गया, 61 में, 77 में और 2002 में 3 कानून पारित किए गए। फिर 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो अपनाई जाती है उसके बारे में दिया है। और देखिए ये बताए हैं हम पिछली क्लास में। 110 में धन परिभाषा, 109 और 10 में बहुत कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन 110 में परिभाषा दी गई है, 109 में प्रक्रिया दी गई है। 111 में विधेयकों की अनुमति के बारे में बताया राष्ट्रपति द्वारा, ये हम चर्चा कर चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बजट होता है, संविधान में बजट शब्द नहीं लिखा गया है, के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण प्रयोग किया गया, ये अनुच्छेद 112 के तहत किया गया। फिर 113 में संसद में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया, एस्टीमेट जो होता है उनके संबंध में। फिर विनियोग विधेयक सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। 114 में विनियोग विधेयक क्यों महत्वपूर्ण है कि जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा तब तक भारत के संचित निधि से धन नहीं निकलेगा। विधेयक पारित नहीं होगा तो संचित निधि से धन नहीं निकलेगा, संचित निधि से धन नहीं निकलेगा तो खर्चा कहाँ से करेंगे। ये विनियोग विधेयक पारित होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अनुपूरक बजट, अतिरिक्त, अधिक अनुदान, ये सब जो होते हैं अनुच्छेद 115 में है। 116 में लेखानुदान है, प्रत्यानुदान है, अपवाद अनुदान है। ये सब जो बजट विनियोग विधेयक के अतिरिक्त जब पारित हो जाता है, बाद में पैसा घट रहा है तब या उसके पहले, 15, 16, 17 वाला हम बताए थे वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। इसमें वही वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2, 1, 2, 2 टाइप के हैं, दोनों के बारे में हम चर्चा की है पिछले क्लास में। फिर ये संसद की प्रक्रिया का नियम, प्रक्रिया के नियम है, इसके बारे में है। 19 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया और विधि द्वारा विनियमन के संबंध में बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है, बहुत ही ऐसे जान लीजिए केवल। 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन। फिर 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण, मतलब इनको शक्ति है संसद को कि न्यायालय क्या है, न्यायालय संसद की कार्रवाइयों की जांच नहीं करेगा, यानी संसद क्षमता प्रदान है इस विषय में, बहुत ही महत्वपूर्ण। 122 महत्वपूर्ण है, संसद में चर्चा पे निर्बंधन, ये तो ऐसे ही जान लीजिए। 122 इसमें महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक चर्चा कर दिए। कुछ महत्वपूर्ण थे जैसे 102 हत्याएं, फिर 105 विशेषाधिकार, 114 विनियोग विधेयक, 122 न्यायालय जो होगा
उनकी कार्रवाई की जांच नहीं। इधर 93, 94 ये सब जो थे 100 ये सब महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से पुनः देख लीजिएगा इसी तरीके से। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे और सुप्रीम कोर्ट पढ़ा देंगे, और इसी बीच में एक दिन की क्लास ले लेंगे 10-15 मिनट की महान्यायवादी और टैग के बारे में। ये दोनों के बाद एक ही क्लास में ये बता देंगे, 10 मिनट की क्लास होगी या 15 मिनट की। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे थोड़ा विस्तार से। फिर राज्य सरकारों पे आ जाएंगे, राज्य विधानसभा या राज्य सरकार, न्यायालय, ये सब बातें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।